वीडियो शुरू हो जाएगा। अब जैसे हम बीच में रोक जाएं तो इसको तो फिर ऐड हो जाएगा ये। चलो वहाँ से देखो। चेहरा ही लूँगा, अभी आ जाए, बीच में बैठ लो। आ रहा, चालू हो गया। चलो सामने देखो। प्यारे विद्यार्थियों, हम पाल वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने गोपाल के बारे में बताया। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था और धर्मपाल को पाल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद पाल वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक देवपाल आता है, जिसका शासनकाल 810 से लेकर 850 ईस्वी तक का इसका शासनकाल है। लगभग 40 साल तक शासन किया। तो धर्मपाल का पुत्र यानी कि धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। वह धर्मपाल की राष्ट्रकूट वंश की पत्नी राष्ट्रकूट की पत्नी रन्नो देवी से उत्पन्न पुत्र था। मतलब कि देवपाल किसका पुत्र था? रन्नो देवी, राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी रन्नो देवी से देवपाल का जन्म हुआ। कहने मतलब धर्मपाल का पुत्र, ये धर्मपाल का पुत्र उसका आगे चलकर उसके बाद उत्तराधिकारी बनता है पाल वंश का। और देवपाल पाल वंश का सबसे बड़ा विजेता, सबसे बड़ा शासक भी सिद्ध होता है। मतलब कि पाल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा विजयी शासक किसी को माना जाता है तो देवपाल को माना जाता है। सामने देखिए, उधर देखो, सामने देखो, देवपाल को माना जाता है। यानी कि देवपाल ने पाल वंश के साम्राज्य में ज़्यादा विस्तार किया। किसके काल में? देवपाल के शासनकाल में। तारानाथ ने, बौद्ध विद्वान है तारानाथ, ने देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहता है। तारानाथ ने देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा है। इसी समय देवपाल के समकालीन राष्ट्रकूट राज्य में अव्यवस्था व्याप्त थी। चारों तरफ देवपाल के समय राष्ट्रकूट राज्य में अराजकता का माहौल था और इसी समय प्रतिहार साम्राज्य भी कमज़ोर हो चुका था। अतः इसने अपने पिता धर्मपाल से प्राप्त पाल साम्राज्य को बनाए रखा, अक्षुण्ण रखा। मतलब कि पाल साम्राज्य को कोई संकट नहीं हुआ। यानी कि धर्मपाल ने जितना साम्राज्य मिला था अपने पिता से देवपाल को, इस समय स्थिति ऐसी थी कि राष्ट्रकूट भी कमज़ोर थे और प्रतिहार शासक भी कमज़ोर थे। और तो इसी का फ़ायदा देवपाल ने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने पिता के बनाए गए साम्राज्य को उन्हें अक्षुण्ण रखा, उसको बनाए रखा। ये खासियत रही है देवपाल ने। साथ ही साथ इसने अपने पिता धर्मपाल के द्वारा विजित राज्यों को उसने बनाए रखा देवपाल ने। और ख़ास बात क्या रही? अतः इसने अपने पिता धर्मपाल से प्राप्त पाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। और साथ ही साथ इसने कामरूप किसको कहते हैं? असम को। कामरूप पर भी विजय प्राप्त किया। उत्कल उड़ीसा को कहते हैं, उत्कल उड़ीसा पर भी विजय संपन्न की। यहाँ तक कि साथ साथ इसने विजय भी किया देवपाल ने, और कामरूप को भी विजय किया, उत्कल उड़ीसा को भी विजय किया, और साथ साथ अपने पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य को बनाए रखा। यानी कि देवपाल अपने पिता से भी अधिक साम्राज्य विस्तार करने में सफल होता है। लेकिन देवपाल के समय पाल साम्राज्य हम कहें तो सर्वोच्च शिखर तक पहुंच गया था। यानी कि देवपाल के समय पाल साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा अधिक हो गया था। हम ये भी कह सकते हैं कि देवपाल के समय पाल साम्राज्य स्वर्णकाल की स्थिति तक पहुंच चुका था। मतलब साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में अपने पिता से भी 4 कदम आगे देवपाल निकल गया था। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देवपाल के बाद से फिर पाल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। मतलब राजतंत्र में क्या होता है? राजा जब तक योग होता है तब तक पाल साम्राज्य, जब तक राजा योग है तब तक किसी भी साम्राज्य का उत्थान होता है। लेकिन जैसे ही राजा कमज़ोर हो जाता है, वो सम्राट धीरे धीरे पतन की ओर पहुँच जाता है। जिस प्रकार मुगल साम्राज्य ने देखा कि अकबर के समय साम्राज्य विस्तार हुआ,
अकबर का समय मुगल साम्राज्य के लिए स्वर्णकाल बहुत से क्षेत्रों में कहा जाता है, लेकिन आगे चलकर औरंगजेब के समय क्या होता है, पतन हो जाता है धीरे धीरे। तो क्या है, औरंगजेब के बाद से जो भी उत्तराधिकारी होते हैं वो सभी कमज़ोर साबित होते हैं, और उस समय साम्राज्य क्या हुआ, उत्तराधिकारी कमज़ोर हुए तो राजतंत्र में क्या होता है, राजा के अयोग होते ही वो साम्राज्य कमज़ोर हो जाता है और पतन हो जाता है, और दूसरा कोई शक्तिशाली राजा उस पर अधिकार कर लेता है। वैसा ही पाल वंश के साथ भी हुआ। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, गोपाल ने नींव रखा, धर्मपाल ने मजबूती प्रदान किया, और लेकिन उसका पुत्र देवपाल ने पाल साम्राज्य का विस्तार करके चरमोत्कर्ष शिखर तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद पाल साम्राज्य का, देवपाल के बाद पाल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगता है, धीरे धीरे पाल साम्राज्य का पतन बढ़ने लगता है। देवपाल के पश्चात विग्रहपाल होते हैं, 850 से लेकर 854 ईस्वी तक शासन था। उसके बाद नारायणपाल 854 से लेकर 915 ईस्वी तक शासन किया, परंतु इसके बाद 988 ईस्वी तक पाल साम्राज्य में अराजकता का माहौल फैल जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। देवपाल जो था धर्मपाल का पुत्र था, वो पाल वंश का उत्तराधिकारी बनता है। राष्ट्रवंश की पत्नी रन्नो देवी से उसका जन्म होता है, यानी कि उसकी माता का नाम रन्नो देवी था। देवपाल वंश का सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार करने वाला शासक भी सिद्ध होता है। यहाँ तक कि तारानाथ इसे बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक मानते हैं, यानी कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का संरक्षण था। लेकिन देवपाल के समय खासियत बात है कि राष्ट्रकूट राज भी कमज़ोर था और प्रतिहार साम्राज्य भी कमज़ोर था। ऐसी स्थिति में उसे विस्तार करने का मौका मिलता है, और उसने उस समय कामरूप असम को भी विजय करता है, उत्कल उड़ीसा पर भी विजय संपन्न करता है, और पाल साम्राज्य को विस्तार के शिखर तक पहुंचा देता है। लेकिन उसके बाद से पाल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगता है। और क्या खास बात है, नारायण पाल के बादल अभिलेख के अनुसार देवपाल ने उत्कल, हूणों, द्रविड़ों और गुर्जरों को पराजित किया। किसके? नारायण पाल के बादल अभिलेख। बादल अभिलेख महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए, बादल अभिलेख, बादल अभिलेख, बादल अभिलेख। बादल अभिलेख से पता चलता है, लिख लीजिए, नारायण पाल के बादल अभिलेख से देवपाल ने उत्कल, हूणों, द्रविड़ों और गुर्जरों को पराजित करता है। अरब यात्री भी उसके काल में, अरब यात्री उसके काल में आता है सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान रहता है देवपाल के समय। अरब यात्री, बस 2 मिनट रुक जाए। अरब यात्री सुलेमान के लेख के अनुसार पालों की सेना राष्ट्रकूटों व प्रतिहारों से अधिक शक्तिशाली थी। ये सुलेमान कहता है पालों की सेना राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों से अधिक शक्तिशाली थी। देवपाल ने मलाया के शैलेंद्र वंशी राजा बालपुत्र देव के कहने पर नालंदा के बौद्ध विहार को 5 लाख गांव दान किए, मतलब 5 गांव दान दिए थे। और शैलेंद्र वंशी राजा बालपुत्र देव की प्रार्थना पर नालंदा के बौद्ध विहार को 5 गांव दान में दिए, तथा वीरसेन नामक बौद्ध विद्वान को नालंदा विहार का अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? वीरसेन को नालंदा बौद्ध विहार का अध्यक्ष बनाया गया था। देवपाल ने गुजरात प्रतिहार शासक रामभद्र और मिहिर भोज को भी पराजित किया था। देवपाल ने गुर्जर शासक रामभद्र और मिहिर भोज को पराजित किया था।
तारानाथ ने देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक, पुनरुद्धारक भी कहता है। तो इस प्रकार से आज हमने देवपाल के बारे में अध्ययन किया। देवपाल ने पाल साम्राज्य को सबसे ज़्यादा विस्तार किया, यानी कि देवपाल को साम्राज्य विस्तार में हम स्वर्णकाल भी कह सकते हैं। और उसने अपने पिता के राज को अक्षुण्ण बनाए रखा। साथ साथ में उस समय राष्ट्रकूट राज भी कमज़ोर हो चुका था और प्रतिहार राज भी कमज़ोर हो चुका था। इसका अवसर का लाभ उठाकर उसने कामरूप पर विजय भी प्राप्त किया और उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि देवपाल के बाद से धीरे धीरे फिर पाल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जा सकता है। इतिहास में कहावत भी है कि किसी भी वंश का एक बार, प्रकृति का नियम है कि किसी भी वंश का एक बार उत्थान होता है तो उसके बाद एक दिन पतन भी होने लगता है। वैसा ही था कि पाल साम्राज्य में गोपाल ने संस्थापक था और धर्मपाल उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देवपाल ने उसका विस्तार किया, पाल साम्राज्य को ऊंचाई पर पहुंचाया। लेकिन देवपाल के बाद धीरे धीरे पाल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है। उसके बाद हम आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप लोग शायद समझ गए होंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देवपाल के बारे में आज हमने अध्ययन किया। अब बहुत से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकता है। धर्मपाल की माता का क्या नाम है? तो रन्नो देवी कह सकते हैं। उस सबसे ज़्यादा विजेता, सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार पाल साम्राज्य में कौन करता है? देवपाल करता है। और उसने रामभद्र को और मिहिर भोज को भी पराजित किया और कामरूप असम को जीता और कामरूप असम उत्कल उड़ीसा पर विजय प्राप्त किया। इस प्रकार से देवपाल पाल वंश का एक महत्वपूर्ण सम्राट था, शासक था, जिसने पाल साम्राज्य में अधिकतर विस्तार किया। तो बस आज इतना रहने देते हैं। कल हम चर्चा करेंगे आने वाले अन्य शासक के बारे में। धन्यवाद।